हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की आज लास्ट क्लास है। मींस राजन सीरीज में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सारे प्रश्न हो चुके हैं। आज मतलब 102 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, तो आज वो सारे प्रश्न हो जाएंगे। फिर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है जो 2016 में आया हुआ भी है। एक मिनट दोस्तों, फसल चक्रण क्या है या फसल चक्र क्या है? फसल चक्रण या फसल चक्र। तो दोस्तों ये 2018 में भी सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। मीन्स दोस्तों ये 2016 और 18 में आया, 2 बार प्रश्न आ चुका है, आगे भी आ सकता है दोस्तों। तो फसल चक्रण क्या होता है भाई? क्रॉप्स रोटेशन बोलते हैं इसे। रोटेशन को मतलब जानते होंगे दोस्तों, जैसे क्लास में भी किया जाता है। आज 1 से 5 तक के फर्स्ट सीट पे बैठेंगे, फिर ये आगे पीछे धीरे धीरे चलता रहता है रोल नंबर वाइज, ताकि किसी को ये ना हो कि हम एक जगह पे बैठ गए हैं। तो किसी खेत में एक निश्चित समय, मतलब जैसे जो भूमि है या खेत है उसमें एक निश्चित समय में एक फसल की, जैसे एक फसल हो गई उसके बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको उदाहरण से बताते हैं, जैसे इस समय गेहूं का सीजन है, तो गेहूं के सीजन के पहले आप लोग जानते होंगे इससे पहले धान की खेती की गई थी, और धान की खेती के तुरंत बाद गेहूं बो दिया गया। लेकिन गेहूं के बाद गैप कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर मतलब जो आषाढ़ आ जाएगा, जून जुलाई, उसमें धान बोया जाएगा, लगाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसके बाद पिपरमेंट वगैरह लगा देते हैं। तो ये है फसल चक्रण। फिर दूसरा, अतः भूमि के किसी निश्चित भाग में नियत समय में, नियत समय मतलब एक निश्चित समय, जैसे रबी की फसल है, खरीफ फसल जायद, रबी की फसल के बाद खरीफ, फिर जायद, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे धान की खेती है भाई, तो धान की खेती खरीफ की फसल में आती है, और रबी की फसल में गेहूँ वगैरह आता है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, धान, ये क्या कहते हैं, धान है, सोयाबीन है, मक्का है, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ में आते हैं। तो खरीफ की फसल के बाद रबी फसल आता है, तो ये मतलब बोई जाती है, उगाई जाती है। तो यही है दोस्तों फसल चक्रण। तो अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए। मतलब ऐसा क्रम होना चाहिए कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने उदाहरण देके समझाया तो आप सभी समझ पाए होंगे, और ये दोस्तों हम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। मैं तीनों उत्तोलक बता देता हूँ दोस्तों, तीनों उत्तोलक के उदाहरण। जैसे प्राथमिक उत्तोलक वह होता है जिसमें एक तरफ मुंह बंद होता है और दूसरी तरफ कार्य किया जाता है। जैसे कैंची है, ये प्राथमिक उत्तोलक का उदाहरण है, कैंची। फिर है क्या, कलम, पेन, एक तरफ बंद रहता है दूसरी तरफ से काम करते हैं, तो ये प्राथमिक उत्तोलक है। फिर है हैंड पंप, एक तरफ हाथ जो चलाया जाता है वो, और दूसरी तरफ जल निकलता है, तो ये प्राथमिक उत्तोलक है। फिर द्वितीयक उत्तोलक में आ जाएगा भाई हमारा, जैसे नींबू का रस निकालने का यंत्र, जो मतलब उपकरण होता है, ट्राली है, बॉक्स का ढक्कन है, ये सब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक जैसे चिमटा है, चाकू है, और हल है, फावड़ा है, ये सब तृतीय प्रकार के उत्तोलक से आप एक ये चीज़ समझिए, इसमें थोड़ा सा बड़े कार्य होते हैं। जैसे हल है भाई, पूरा खेत जोता जाएगा। फावड़ा है, ये भी खेती के काम में प्रयोग होता है। चिमटा है, ये भी है दोस्तों। ये मेन मेन चीज़ ये है कि हमारे ज़्यादातर मतलब जो काम करने से संबंधित होते हैं। जैसे चिमटा है, भोजन पकाने में या भोजन निकालने में प्रयोग किया जाता है। चाकू है, सब्जी काटने में। लेकिन जैसे प्राथमिक उत्तोलक का उदाहरण है कैंची है, तो कैंची भोजन काटने की प्रयोग में कभी नहीं की जाती। कपड़ा या कागज वगैरह। हैंड पंप है, जल है, तो इसका भोजन में यूज किया जाता है,
लेकिन ये एक सामान्य तरह से भाई जैसे जल में भोजन पकाया जाता है डाल के चावल वगैरह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको हम किसी दिन अलग से ले लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों इसमें। अभी तो एग्जाम्पल इन्होंने पूछा करती है, हालांकि मैंने तीनों को बता दिया आपको। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। 2016 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका भैया रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3COOH। ये किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल में पाया जाता है दोस्तों। सिरका, जो सिरका है दोस्तों, ये मतलब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें भैया एसिटिक एसिड पाया जाता है। जैसे दूसरा दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। फिर दोस्तों, पालक टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। जैसे दोस्तों एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। फिर दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हल लिखा है तो जानते हो दोस्तों, ये मिट्टी खेती से ही काम में है। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है, मिट्टी पलटता है, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। हल देखा भी होगा दोस्तों आप सभी ने। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। 2016 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने पहले दूसरी क्लास में बताया था एक ट्रिक कि भैया जब नवीकरणीय रहेगा, इधर ना लगा है आ नहीं लगा, अनवीकरणीय होता तो दूसरा है, नवीकरणीय आ नहीं लगा तो उधर हो जाएगा असीमित, नवीकरणीय असीमित। अनवीकरणीय आ लगा तो उधर आ नहीं लगेगा, सीमित हो जाएगा। तो नवीकरणीय का मतलब हो गया कि भैया ऐसे पदार्थ या वस्तु जो असीमित है। मैंने बताया दोस्तों नवीकरणीय असीमित, ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ नवीकरणीय पूछा गया है, अब पता नहीं चल रहा क्या है। तो नवीकरणीय ना लगा है तो उधर हो जाएगा असीमित, अनवीकरणीय तो उधर हो जाएगा सीमित। तो दोस्तों नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी। मैंने बताया दोस्तों जैसे हवा है, जल है, ये सब नवीकरणीय संपदा के उदाहरण है, मतलब असीमित है, हवा है, जल है। फिर है अनवीकरणीय जो संपदा है भविष्य में समाप्त हो जाएगी, जैसे इसमें दोस्तों कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तो दोस्तों ये सब समाप्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी अच्छे से इसको। 90 नंबर क्वेश्चन है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने बताया हुआ दोस्तों कि विटामिन 2 प्रकार की होती है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होती है वो B, C होती है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक भैया बॉटल में होती है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, तो B, C हो जाएगा जल में घुलनशील। फिर वसा में घुलनशील E की एडेक हो जाएगा, एडेक। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है कि टीकाकरण क्या है लिखिए। टीकाकरण की परिभाषा। तो उपयुक्त समय का मतलब जब उसकी ज़रूरत हो या कोई दिक्कत हो तो उस समय, ये नहीं कि हर समय, उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। मैं इसको बता देता हूँ कैसे दोस्तों। जैसे दोस्तों इससे पहले भी वायरस, वो क्या कहते हैं, कोरोना वायरस हुआ था। तो जो जो वैक्सीन लग रही थी दोस्तों हम लोग को, ये क्या कर रही थी, हमारी बॉडी में जाकर, मतलब बॉडी में चली जाएगी, उसके बाद ये उस समय काम करेगी जब वैसा वायरस हमारे बॉडी में फिर से आएगा, तब ये एक्टिव हो जाएगी और उसे ख़त्म कर देगी। मतलब ये हर समय एक्टिव नहीं रहती, जब वैसा वायरस आएगा तब एक्टिव होगी। तो यही दोस्तों। फिर है दूसरा, बच्चों को BCG टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। तो BCG का टीका है दोस्तों, ये बच्चों को लगता है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्प में, BCG का टीका क्यों नहीं लगता, तो बच्चों को, और प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर, फिर दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए।
फिर 92 नंबर क्वेश्चन है कि सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं, लिखिए। ये भी दोस्तों 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। पहला है उत्तोलक, दूसरा है पेज, तीसरा है झुका तल, चौथा है घिरनी, पांचवा है पहिया और धुरी। उत्तोलक मैंने बताया दोस्तों, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। पेज है, तीसरा है झुका तल। झुका तल वो होता है दोस्तों, इसमें हम लोग किसी भारी सामान को भरने के लिए, जैसे मान लीजिए ट्राली में हमें गेहूँ भरना है, तो हम जो क्या करें, ट्राली को जो जहाँ से हमारा गेहूँ भरना है, ट्राली को उससे नीचे उस पे करें, ढाल पे, तो हम जल्दी काम कर ले जाएंगे, तो यही झुका तल। फिर घिरनी, पहिया और धुरी जानते हैं दोस्तों, पहिया। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो दोस्तों सौरमंडल के जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये हैं। इसमें पूछा गया सूर्य के सबसे नज़दीक, तो बुध ग्रह हो जाएगा, तो बुध ग्रह 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है कि कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। 2017 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन जो उत्सर्जी अंग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा भैया माइलपीगियन। निसर्ग नलिकाएं मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। माइलपीगियन, माइलपीगियन, पीगियन दोस्तों, माइलपीगियन। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी 2017 में आया हुआ है। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इसमें अम्ल है HNO3, H2SO4, HCl। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड है, फिर HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब दोस्तों अम्ल है। एक चीज़ और दोस्तों, आधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है, मतलब जो आधात होंगी वही अम्ल होंगे। आधात में आती कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब दोस्तों अधातु हैं। और जो आधात से शेष बच जाती हैं वो धातु होती हैं। तो अब क्षार, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होती हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। तो NaOH है, KOH है, NH4OH है, MgOH को होल ट्वाइस है। ये जैसे दोस्तों NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्षार में दोस्तों हाइड्रोक्साइड OH आएगा लास्ट में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये इसकी विशेष पहचान दोस्तों। और धातु होगी दोस्तों इसमें, जैसे K है सोडियम है, ये दोस्तों धातु है। जैसे H है, ये हाइड्रोजन अधातु है, ये भी अधातु है। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन भी दोस्तों अधातु है। तो दोस्तों ये अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मैंने बताया दोस्तों। और जो धातु होती हैं वो क्षारीय होती हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, आधातु के ऑक्साइड अम्लीय, आधातु जो होंगे वो अम्ल होंगे और धातु जो होंगे क्षार होंगे। अब दोस्तों मैं आपको आधातु जो धातु हैं इनकी दोनों की जो लिस्ट है मैं अलग से बना के पढ़ा दूंगा, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वैसे इसको भी, ताकि ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है ये गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता। फिर 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो लोहे की संयोजकता भैया +3 है, +3। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो दोस्तों इसमें संवहन हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ, जो ये ऊर्जा का प्रवाह होता है 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन, विकिरण। जो चालन होता है वो ठोस में होता है, जैसे लोहा है, इसमें जो ऊष्मा प्रवाहित होगी वो चालन द्वारा होगी। संवहन द्रव गैस, अब यहाँ पर पूछा गया ना, जल, जल तो द्रव में आता है, द्रव गैस में भी होगा, तो ये संवहन होगा। फिर विकिरण, विकिरण का क्या उदाहरण दोस्तों, इस विकिरण जो ऊष्मा प्रवाहित होता है इसके लिए माध्यम नहीं चाहिए, जैसे सूर्य का पृथ्वी की सतह को गर्म करना, सूर्य का पृथ्वी की सतह को गर्म करना, ये है विकिरण का उदाहरण। और जो चालन है ये ठोस में होता है, जैसे लोहे का गर्म होना,
संवहन द्रव गैस में होता है, जैसे जल गर्म होता है तो ये संवहन है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो यांत्रिक ऊर्जा भैया दो प्रकार की होती है, एक गतिज एक स्थितिज। फिर 100 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं। तो इनकी मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग होते हैं। फिर दोस्तों 101 मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरेस्मस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसे रिकेट्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग इसे बोलते हैं दोस्तों। और विटामिन डी मिलता किससे, आप सभी जानते हो कि दोस्तों सूर्य भगवान की ऊष्मा, मतलब सूर्य से ऊष्मा, सूर्य में जो लाइट रहती है, ऊष्मा रहती है, उसमें हम खड़े हो जाएं तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलती है, जो फ्री रहती है दोस्तों। फिर दोस्तों आज की लास्ट स्लाइड है दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो भैया जो कास्टिक सोडा है इसका सूत्र तो दोस्तों NaOH, जिसे NaOH है दोस्तों, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे कास्टिक सोडा का सूत्र है। और जो खाने वाले सोडा का सूत्र भैया ये है NaCO3, NaCO3। फिर 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो ये दोस्तों मैलेथियान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जो आपके फ्रेंड्स हो, जो ग्रुप्स बने हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।